मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं भी एमएससी परस्यू कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से और ग्रेजुएशन मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ हूँ। फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स से पास आउट हूँ। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का 3D ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाला हूँ कि 3D ज्योमेट्री क्या है और किस तरह से इसको डील करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को 3D ज्योमेट्री में मैंने देखा है तकरीबन 5 से 7 साल हो गया मेरा टीचिंग पढ़ाए हुए। 5 से 7 सालों का एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को बैठ कर 3D ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है क्योंकि वो लोग फील नहीं ले पाते हैं। 3D ज्योमेट्री आपके आसपास ही है, मैथमेटिक्स आपके आसपास है, बस आप फील लेना सीख जाओ तो आपको कोई फियर नहीं रहेगा। फील आपका जो है वो खत्म कर देगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा 3D ज्योमेट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं कि 3D ज्योमेट्री क्या है और किस तरह से इसमें डील करते हैं लोग। तो 3D ज्योमेट्री के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा 2D ज्योमेट्री के बारे में आप लोगों से बात कर लूँ कि 2D ज्योमेट्री में आपने देखा हो। तो 2D ज्योमेट्री में हमने क्या देखा था क्लास 11th में भी हमने पढ़ा, 10th में भी पढ़ा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें हमने क्या देखा था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। ये दो परपेंडिकुलर लाइन जस्ट एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करके उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। ये x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव मोटा-मोटी ये सब बातें हम लोग को पता है कि 2D ज्योमेट्री में हमने इन सब का बात किया था। तो 2D ज्योमेट्री में क्या था ना मेरे पास 2 डायमेंशन थे। 2D ज्योमेट्री का मतलब क्या 2 डायमेंशन जिसमें आप क्या सिर्फ जिस सरफेस पर चलते हो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जो 3D ज्योमेट्री में ना आप जिस स्पेस में रहते हो, आप जिस रूम में रहते हो वो कैसा स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। मतलब हमको इसके बारे में पूरे स्पेस के बारे में जानना है और 3D ज्योमेट्री जानने का बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप फिजिक्स में भी बहुत जगह इसको यूज होता है। आइंस्टाइन तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने में भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस टाइम थ्योरी आपने बहुत सुना होगा। तो चलते हैं 3D को। बस अगर आप 2D बढ़िया से पढ़े होंगे ना तो 3D में लिख लीजिए कि आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर बाई केस या इन केस आपने शायद ठीक से ना स्टडी किया हुआ तो मैं दोनों को लेकर चलूंगा, थोड़ा बताता चलूंगा 2D को और उससे 3D को क्या करूंगा मैं इंटरलिंक कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 2D में थोड़ा सा ये बात कहते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होगा ना सबसे पहला तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लेते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग के पास कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये तीनों क्या होंगे ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, यहाँ ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे ऑरिजिन बोलेंगे, ठीक है। और इसको x एक्सिस बोल रहे, इसको y एक्सिस, इसको z एक्सिस। तो उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैसे काम करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप इसको फील लेना चाहते हैं ना तो मेरे पास तो डब्बा नहीं है। आप जस्ट अपने रूम में बैठे हुए तो आप रूम के किसी कॉर्नर को पकड़ लीजिए या जस्ट रूम अगर आपका सेकंड फ्लोर का रूम है, दो फ्लोर का रूम है तो आप अगर नीचे वाले रूम है तो किसी एक कॉर्नर को जस्ट ऊपर वाले कॉर्नर को पकड़ लीजिए। तो उसको पकड़ लीजिए, उसी हिसाब से आप देखिए एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस आप कंसीडर कर लीजिए। तो आपका जो प्लेन है इसको xy प्लेन बोल दीजिए और ये जो दीवार आपको दिखेगा ऊपर की तरफ वो z एक्सिस का काम कर रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इधर x जो होगा एक नेगेटिव में x जाएगा जो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको दिखाते हैं। सपोज कीजिए इस चौक को तीनों को ध्यान से देखिए आप। ये क्या दिख रहा है आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है तीनों, है ना। तीनों आप एक हिस्सा इसको देख रहे हो फ्रंट तो इसका बैक नहीं देख पा रहे, खैर फील करवा देंगे बाद में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए x एक्सिस पर हम 4 की पॉइंट लेते थे तो उसका y कोऑर्डिनेट को 0 करते थे। यहाँ पर मान लीजिए x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना पड़ता था, यहाँ सपोज कीजिए 2, 0 लिए उस पॉइंट ऐसे लेते थे। तो 3D में कैसे लेंगे एक पॉइंट को, तो वहाँ पर 2 ही ना, मेरे पास कितने थे 2 डायमेंशन थे और यहाँ 3 डायमेंशनल है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट आप x एक्सिस पर लेना चाहेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट रहेगा लेकिन y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सिमिलरली y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो y एक्सिस ना तो पहले x लिखते हैं फिर y फिर z। यहाँ पर कैसे लिखते हैं x y z, अल्फाबेटिकली भी तो ऐसे ही आता है ना x y z।
तो एक्स एक्सिस पर बात करें, मतलब आपके घर में बात कर रहे हैं, मेरा क्या प्रेजेंस होगा, नहीं एब्सेंट है और कुछ, तो ये एब्सेंट है दोनों, हम और समझ लीजिए कि और आपका जो दोस्त है वो भी एब्सेंट है। तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स, वाई एक्सिस पर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस पर क्या होगा, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से काम करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, जैसे हमने टू डायमेंशनल में मान लीजिए कोई पॉइंट रहता है, सपोज कीजिए कोई पॉइंट यहाँ x, y है, तो इस पॉइंट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता था कि ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से ये परपेंडिकुलरली कितने डिस्टेंस पर है, तभी तो उसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम रखते हैं। तो ये बोलता है, ये पॉइंट क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट इसका क्या बताता है, तो x कोऑर्डिनेट इसका बताता है कि y एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पर है और y कोऑर्डिनेट इसका क्या बताता है कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। सिमिलरली सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P, x, y, z, ये क्या बताना चाहता है, थोड़ा सा पहले ज्योमेट्रिकली बात करते हैं फिर फिजिकली बात कर लेंगे। तो ये बोलता है बंदा, ये एक्स वाई प्लेन से, ये जो प्लेन है ना, ये क्या है एक्स वाई, जमीन आपका क्या एक्स वाई प्लेन है, और उसको आप वाई जेड प्लेन बोल दीजिए और नेक्स्ट वाले वॉल को आप जेड एक्स प्लेन बोल दीजिए। तो ये आपका क्या है, ये जो आपको पूरा प्लेन दिख रहा है, ये पूरा प्लेन आपका कैसा है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। ये पूरा क्या दिख रहा है, देखिए वाई और जेड, तो ये जो आपको पूरा ये आपका वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, z और x का प्लेन दिख रहा है, इसको क्या बोलेगा, zx प्लेन बोलेंगे। आई होप बातें समझ में आ रहा होगा, ये xy प्लेन है, ये yz प्लेन और ये zx प्लेन है। तो अब P पॉइंट का जो अब ये x y z लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली बात करें ना, तो ये बता रहा P पॉइंट, ये P पॉइंट का जो आपका z कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट का जो z कोऑर्डिनेट होगा, ये z कोऑर्डिनेट जो P पॉइंट का, ये बता रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है कि ये x y प्लेन से ये कितने डिस्टेंस पर है, मतलब जमीन से ये चौक कितने ऊंचाई पर है, वो कौन सा कोऑर्डिनेट बता रहा है, इसका z कोऑर्डिनेट बता रहा है। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या बताएगा कि zx प्लेन से कितना दूरी पर है, x कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, तो yz प्लेन से ये कितना डिस्टेंस पर है, yz प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या बताएगा, x कोऑर्डिनेट। तो मोटा मोटी अगर आप यहाँ से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, उसको इंटरलिंक कर पा रहे हो, तो काम आसान हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट से डिस्टेंसेस। ठीक है, अब थोड़ा सा और थोड़ा आपको इजी वे में बता दूं। सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉइंट दिया है 1 2 और 3, 1 2 3, इसका फिजिकल अगर सेंस निकाले तो ये क्या बताता, देखिए ठीक है। सपोज कीजिए एक बंदा यहाँ ओरिजिन पर खड़ा है, ये ओरिजिन पर अभी खड़ा है, ये x है, ये y और z है, तो ओरिजिन से ये x के अलोंग कितना चलेगा, ओरिजिन से ये x के अलोंग 1 यूनिट चला, ओरिजिन से x के अलोंग कितना चला, 1 यूनिट चला। उसके बाद x के अलोंग चल गया, उसके बाद किधर चलना चाहेगा, ये y के अलोंग, y के अलोंग कितना चलेगा, तो y के अलोंग ऐसे चलना पड़ेगा इसको, तो y के अलोंग कितना चला, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस चला, तो ये भी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया। अब यहाँ तक तो पहुंच गया, z के अलोंग कितना चलना चाहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट, तो ये कुछ इधर चलना शुरू करेगा, तो फाइनली ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो स्पेस में कुछ ऐसे बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल अगर आपको दे दे, सपोज कीजिए -2, -2, -3 ले लेते हैं x y प्लेन में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x नेगेटिव कितना, 2 यूनिट का, तो बोल रहा है ये ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में x के अलोंग 2 यूनिट चलेगा, तो यहाँ के पहुँच गया। फिर y कितना है, 3 मतलब क्या, पॉजिटिव, तो y के अलोंग +3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में ये चलेगा, तो 3 यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में ये चला और ये पॉइंट यहाँ करके पहुँच गया, ये कितना यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन। सेम वे में ऐसे ही यहाँ भी x के अलोंग पहले चलेगा, फिर y के, फिर z के अलोंग। तो इतना मोटा मोटी इतना सारा बात आपको समझ में आ गया किस तरह से इसमें काम कर रही है। देखिए जिस तरह से हम वहाँ पर क्या देखते थे, x एक्सिस का इक्वेशन, x एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखते थे, x एक्सिस का इक्वेशन मतलब y = 0, तो कुछ ऐसा चीज जो हमेशा एक फिक्स्ड हो जाए, चेंज ना हो। तो x एक्सिस पर हमेशा y का वैल्यू 0 हो जाता था, y एक्सिस पर हमेशा x का वैल्यू 0 हो जाता था।
तो यहाँ लाइन का इक्वेशन बोलते थे x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे एक्सिस पर क्या y हमेशा क्या है 0 होगा, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसलिए y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट। सो उसी तरह अब बात करें अगर यहाँ पर तो सेम, अगर बात करें x एक्सिस का इक्वेशन तो x इक्वल टू क्या, अगर यहाँ पर बात करें x एक्सिस का इक्वेशन 3 डायमेंशनल में, तो यहाँ पर y और z को क्या होना पड़ेगा, y भी 0 और z भी 0, इसका तो x एक्सिस का इक्वेशन। सिमिलरली अगर y एक्सिस का इक्वेशन के बारे में बात करेगा तो y के बारे में बात कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट पर y एक्सिस पर क्या क्या 0 होता है, तो x और z 0 हो जाएगा, तो y के केस में क्या होगा, x और z 0 हो जाएगा। z एक्सिस के बारे में अगर बात करेगा तो क्या बोलिएगा, z एक्सिस पर तो सर z एक्सिस बोल रहे हैं ना, तो x और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट 0। तो 3 डायमेंशनल में x एक्सिस का इक्वेशन ये होता है, y एक्सिस का इक्वेशन ये होता है और z एक्सिस का इक्वेशन ये होता है। अब उसके बाद ये जो प्लेन्स दिख रहे हैं, इस प्लेन का भी इक्वेशन होगा xy प्लेन, ये क्या है आपका xy प्लेन। तो यहाँ पर हमने देखा है, देखिए ये क्या है आपका xy प्लेन है, तो xy प्लेन में अगर आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट को अगर हम चलाएं थे जिस तरह से हम इसको इंटरप्रेट किए थे, तो xy प्लेन में देखिए तो क्या 0 हो रहा है, तो z कोऑर्डिनेट 0। अगर z इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है तो z0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, z0 किसको रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, z इक्वल टू 0, xy प्लेन का इक्वेशन, xy प्लेन का इक्वेशन z0, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें हम y zx प्लेन का, zx प्लेन में क्या 0 होगा, तो इसमें y हमेशा 0 होगा, या y एब्सेंट होगा। yz प्लेन में क्या 0 होगा, तो x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ लाइंस हुआ था 2D में, 3D में। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गया होगा कि 3D में कैसे चीजों को हम लोग विजुअलाइज करेंगे। तो जितना ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइजेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए स्टडी करना इजियर हो जाएगा। तो आगे थोड़ा और देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि 3D में और क्या क्या देखने वाले। सपोज कीजिए अपने एक सपोज कीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, है ना, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट। देखिए ध्यान से, बहुत सारे हैं, है ना, जिस डायरेक्शन में आप चाहो तो इनफाइनाइट लाइंस। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा या जूनियर क्लासेस में 11th में आपने पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा किस प्लेन में पढ़ा था, आपने वहाँ देखा था 2D प्लेन में। तो एक पॉइंट से कोई लाइन पास करता था और उसका डायरेक्शन होता था, तो हम उसका इक्वेशन लिख लेते थे। सपोज कीजिए कुछ ये जो है एंगल बना रहा आपका, आप सपोज कीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये इस पॉइंट से 1,2 से पास कर रहा है, तो आप इसका इक्वेशन लिख देते थे, इजीली लिख देते थे। कैसे लिखते थे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3। यहाँ से आप सॉल्व करते थे, y माइनस 2 इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। तो ये आपका क्या जाता था, तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और यहाँ से क्या आ जाता था, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाता था। 2D में तो ऐसे काम हो जाता था। तो 2D में देखिए कि हमको, तो 2D में कुछ ऐसे ऐसे हम लोग काम कर लेते, इक्वेशंस निकाल लेते, काम हो जाता है। अब 3D में कैसे करेंगे, तो 3D में बात करने के लिए हमको सेम कंडीशन में अप्लाई करेंगे, बशर्ते यहाँ सिर्फ x एक्सिस के साथ मेजरमेंट कर रहे डायरेक्शन का, और यहाँ पर हम तीनों एक्सिस के साथ इसका डायरेक्शन देखेंगे, इंक्लिनेशन कैसा रहा। यहाँ सिर्फ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इंक्लिनेशन देखेंगे। तो याद रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन जब भी बोलेगा ना क्वेश्चंस में या कहीं भी थ्योरी में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब वहाँ डायरेक्शन, एंगल का, रोटेशन का डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात करता है। बहुत सारा बच्चा बोलता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो लाइन इधर खींचने की कोशिश करता है, इधर से खींचवे नहीं करता है, बोलता है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का, ये नेगेटिव है, नहीं पाऊँ ये नेगेटिव नहीं है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको देखना है, तो रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो सेम वे में यहाँ भी काम करेंगे। तो हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, आर्बिट्री पॉइंट दिया हुआ है, और इसका इंक्लिनेशन हम चेक करके देख लेंगे कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे x के साथ इसका इंक्लिनेशन। तो x के साथ जो इसका इंक्लिनेशन होगा उसको हम अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
अल्फा, कितना एंगल बना रहा हमारा थीटा लिखते थे नॉर्मली, यहाँ क्या लिख देते थे थीटा। तो यहाँ तीन एक्सिस है, तो तीनों के साथ देखेंगे, इसके साथ अल्फा, y के साथ जो इसका इंक्लिनेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको बीटा, और z के साथ जो होगा उसको गामा, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ जो अल्फा बीटा गामा होगा ना, अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। और ये बिलोंग्स करेगा हमेशा क्लोज इंटरवल 0 to पाई, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। इसी के साथ अगर आप cos थीटा को cos को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मतलब इसी मल्टीप्लाई बोलना गलत होगा, अगर इस एंगल के साथ cos ले लोगे, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में DCS बोलते हैं। तो कुछ नहीं, डायरेक्शन एंगल के साथ कोसाइन वैल्यू ले लिए, डायरेक्ट एंगल्स का क्या ले लिए? कोसाइन वैल्यू, से इसका नाम डायरेक्शन कोसाइन हो गया। इससे मोटा मोटी बात निकाल लेंगे, ठीक। तो ये अब देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है कि डायरेक्शन एंगल्स के बीच में कैसा रिजल्ट होता है। तो देखिए डायरेक्शन एंगल cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट कैसे आता है बाद में दिखाएंगे, कैसे कैसे ये आता है, बस इसको दिमाग में रखना है। जनरली cos अल्फा को कोसाइन ऑफ अल्फा को L भी लिखते हैं, और इसको m लिखते हैं, और इसको n, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन का टाइप, यानी कि cos अल्फा को L तो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाता है पूरे 3D ज्योमेट्री में, एक अच्छा खासा रोल प्ले करते रहता है ये रिजल्ट मेरा। कैसे आता है मैंने बताया, बाद में देखेंगे। फिलहाल इतनी बातें समझ में आ गया, तो मोटा मोटी इससे हमको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर लाइन को हम जो ट्रेस कर सकते हैं 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री पढ़ना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक क्या होता है ना, हमको एक राइट सर्कुलर कोन दिया रहता है, तो पूछता है इसका आप बताइए कि कितना वॉल्यूम, आराम से निकाल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा ही एक हाइपरबोला देते हैं, पैराबोलॉइड देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर देते हैं, बोले इसके बीच का ये वॉल्यूम आप बताइए, ये वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को कैसे निकालिए? तो इन सबको कैलकुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा ये मदद करता है। मान लीजिए एक ऐसा फिगर दे दे, ऐसा कोई फिगर कार्डोइड दे दिया जाए, ऐसा कुछ दे दे, और इसको घुमाएंगे, बोलेगा इसके अबाउट रोटेट करवा रहे तो कितना वॉल्यूम जनरेट करेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ना, मैथमेटिक्स को अगर बढ़िया से अप्लाइड को, प्योर को समझना है, तो 3D ज्योमेट्री को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम जीते ही है 3D वर्ल्ड में। 2D में क्या हम लोग सिर्फ चलते हैं, लेकिन रहते हैं 3D प्लेन में। तो बहुत ज़्यादा ये बोले तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज तक जितना मैंने पढ़ा, जितना देखा और एक्सपीरियंस से बोला, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरा पूरा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे इसमें कनेक्शन होंगे। जितने आपने 11th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा, सब एक जगह आकर यहाँ सब मर्ज हो जाएंगे, पूरा पूरा एक ही साथ चलने लगेंगे। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, और आगे देखेंगे किस तरह से इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत कुछ है बताने के लिए, बट समय के अभाव के कारण इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।